भाई देखो रिंग वाला डेरिवेशन है, कह रहा है अप्लाई बायो-सावर्ट लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द एक्सिस। रिंग ये रही, ये सर्कुलर लूप है, इसकी ये एक्सिस है, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है। तो अप्लाई बायो-सावर्ट लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है ना, सी सी सी। ठीक है, अच्छा ठीक है, सर्कुलर मतलब रिंग, एक तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रिंग ही है और रिंग की एक एक्सिस है, उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे फाइंड करना है। आपने कहा जी ठीक है, कौन सा लॉ लगाना? बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ की खास बात है ओनली एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? करंट एलिमेंट। आइडियल वेक्टर तो आपको करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो आपने कहा जी एक एलिमेंट तो मैंने माना यहाँ और एक एलिमेंट माना यहाँ, दो एलिमेंट मान लिए। ठीक है, क्योंकि इनके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। बताऊँगा क्यों नहीं था, बात की बात। चलो जी, आपने करंट कैसे है? मैंने कहा देख भाई, ये हुआ ऐसे करंट, ये हुआ ऐसे। आपने कहा ठीक है, ये हुई मेरी अंदर वाली साइड, ये हुई मेरी बाहर वाली। तो देखा जाए तो करंट अंदर से बाहर की तरफ को आ रहा, अंदर से बाहर। अपनी फिंगर ऐसे कर्ल करना इनकी तरफ को ऐसे, और वहाँ करंट निकलेगा बाहर। ठीक है, समझ गए ना? आपने कहा ठीक है जी, एक बात बताओ, इस पॉइंट पे तो करंट कुछ ऐसे होगा, हाँ बिल्कुल, और इस पॉइंट पे ऐसे। अगर मैं इस पॉइंट पे करंट की बात करूँ यहाँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। और यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। यहाँ अंदर जा रहा है करंट और अंदर से यहाँ बाहर आ रहा है। ठीक है भाई, अगर देखा जाए करंट बाहर आ रहा है तो ये जो करंट मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है, देखा जाए तो रिंग है ना। ये रिंग देखो, ये तो होता है एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड, क्योंकि बाहर भी है और वाई में तो हो गया ऐसे, और बाहर को भी तो है। ठीक है ना, तो ये वाई जेड प्लेन में है, तो करंट जो है वो जेड डायरेक्शन में है, हाँ है ना। और बेटा इसे देखिए, ये ऐसे जा रहा, सोच के देख, ये तो हो गया बाहर को और ये हो गया ऐसे। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर? ये आर वेक्टर मान लो भाई, आर वेक्टर तो होगा, ये हुई इसकी रेडियस मान लो, ए कितनी रेडियस है इसकी? ए। तो बताओ बेटा कितना एंगल होगा करंट एलिमेंट और आर वेक्टर में? एंगल बताओ ये कितना इन दोनों के बीच में? अरे 90 ना हो गया, समझ में आ गया? करंट एलिमेंट तो बाहर को हो गया और वो हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया, वो ऐसे बन रहा, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात तुम्हें? आपने कहा ठीक है, तो ये बताओ इस करंट एलिमेंट लिख देता हूँ आइडियल वेक्टर। एक तो ये हो गया और दूसरा करंट एलिमेंट हो गया ये आइडियल वेक्टर। अगर मैं इस डिस्टेंस को आर ना कह के, ये तो ए हो गया, मैंने इसे आर कह दूँ तो डिस्टेंस कितना होगा? √r² सेम ये होगा √r²। +e²। कोई दिक्कत तो ना इस बात में? आपने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब ये बताओ इस करंट एलिमेंट का यहाँ फील्ड कैसे होगा इस पी पॉइंट पे? आपने बोला देखो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे। तो फिंगर यहाँ रखो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में थंब करो, करंट कर लिया, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लिया, अपनी फिंगर यहाँ पॉइंट करो। तो बताओ किधर को फिंगर मुड़ेंगे? आपने बोला इधर को, ऊपर को। तो भाई साहब ये जो डायरेक्शन हुई, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात तुम्हें? छोटे से एलिमेंट का छोटा सा फील्ड, तो इस फील्ड का नाम होगा डीबी वेक्टर। समझ में आ गया? सेम ऐसे इनवर्ड तो करो थंब और यहाँ पॉइंट रखो अपनी फिंगर की, और किधर को कर लोगे? नीचे को कर लोगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे वाले एलिमेंट की वजह से डीबी वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना बेटा? अगर मैं तुमसे कहूँ ये फाई है, क्योंकि देखो थीटा मैंने 90 ले चुका, थीटा कितना हो गया? 90। अगर ये फाई है तो ये भी क्या होगा? फाई होगा, सिमेट्री। आपने कहा ठीक है, कैसे पता चला? भाई देखो ये साइड, ये भी तो रेडियस ही है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये 90, तो सारे एंगल बराबर ना होंगे। ठीक है भाई साहब, आपने कहा तो ये फाई तो ऊपर वाला ही फाई। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, आपने कहा बढ़ा लो,
और अगर मैं तुमसे कहूँ इस dB को रिजोल्व करेंगे और इस dB को, तो कितने कंपोनेंट में रिजोल्व होगा? 2 में। ऊपर वाला dB 2 में और नीचे वाला dB भी 2 में। तो एक कंपोनेंट तो हुआ ये वाला, कोई दिक्कत वाली बात तो ना? इस कंपोनेंट को बोलूँगा मैं, ये तो हुआ मेरा dB वेक्टर, और एक कंपोनेंट हुआ ये वाला। समझ में आ गई बात तुम्हें? ये ऊपर वाले कर दिए। अब बात करता हूँ नीचे वाले की, इस वाले की, ठीक है? तो इस वाले को हम कलर यही कर देंगे बाद में। ये एक कंपोनेंट तो नीचे हो गया और एक कंपोनेंट ऐसे हो गया। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है बेटा? अच्छा, अब क्या करें भाई साहब? आपने कहा देखो, अगर ये फाई होगा तो ये भी फाई होगा। आपने कहा कैसे? ये बात तुम्हें थोड़ी सी समझानी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना? मतलब मुझे तुमको समझानी पड़ेगी। आगे ये बताओ, ये एंगल कितना? ये वाला 90। तो भाई ये कितना होगा? 90 - 5। पक्की बात है ना? और बेटा ये बता, येलो लाइन दिख रही है डॉटेड, और वो दिख रही वाइट जहाँ मिलाया मैंने, ये एंगल कितना? 90। और ये कितना? 90 - 5। अगर वो 90 -5 तो ये कितना होगा? 5। समझ में आ गया ना कैसे 5 हुआ? कोई दिक्कत तो ना बेटा? तो ये 5 होगा, तो इस हिसाब से ये भी 5 होगा। कोई दिक्कत तो ना? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला एंगल भी हो गया 5। अब ये बताओ, 5 के साथ वाला क्या होता है? cos या sin? बिल्कुल cos 5। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा dB cos 5। और ये वाला, ये तो dB वेक्टर है इधर वाला, और ये भी क्या होगा? dB, और यहाँ होगा dB sin 5, और नीचे वाले का भी यहाँ dB sin 5। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? अब ये बताओ, मैंने कितने एलिमेंट माने थे? मात्र 2। कितने एलिमेंट माने थे? 2। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, डायग्राम थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ में आया थोड़े बहुत? एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, और दूसरा ये रहा, ठीक है बेटा? dB cos थीटा से dB cos थीटा गया, मतलब 5 dB cos 5 से dB cos 5 गया। सिर्फ बचा कौन सा? dB sin 5। समझ में आती है इतनी बात? आपने कहा ठीक है। अब क्या करें? जब वर्टिकल कंपोनेंट्स गेट कैंसिल्ड आउट तो बचे कौन से? सिर्फ हॉरिजॉन्टल तो गेट्स एडेड अप, ठीक है ना? आपने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कितने एलिमेंट माने थे? आपने कहा जी 2 ही एलिमेंट माने थे आपने। तो अगर मैंने 2 एलिमेंट माने तो ऐसे कितने एलिमेंट? जी बहुत सारे, पूरे इस पे एलिमेंट ही एलिमेंट है। आपने कहा फिर क्या करें? तो अब उन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। आओ जरा। आपने कहा देखो, कहीं भी एलिमेंट मान लो, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल ही होने हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बचने हैं। तो मैं कहूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जी बी नेट। आपने बोला इंटीग्रेशन ऑफ dB sin 5। कोई दिक्कत तो ना? dB क्या है? dB इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। समझ में आ गया? और ये कितना होगा? आपने बोला ये होगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अब बेटा ये बता, करंट एलिमेंट तो हुआ, ये करंट एलिमेंट से दूरी है ये, तो ये होगा आपका r² + a² का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा? और इनटू में क्या आएगा? sin 5। कोई दिक्कत तो ना? ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई? अच्छा, आपने बोला नेट ना आ जाइए, इंटीग्रेशन लगाओ तब है नेट। ओके, आपने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है? अभी आ गया बी नेट। उसके बाद आपने कहा देखो जी, बी नेट बराबर जो आएगा μ0/4π हो गया बाहर, ओके? इंटीग्रेशन आइडियल साइन थीटा कितना? आपने बोला देखो जी, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस, ठीक है ना? ये आर वेक्टर, जो ये ए वाला डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है? करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक का। भाई इन दोनों के बीच में एंगल कितना? आपने बोला 90, क्योंकि करंट एलिमेंट है ऐसे और वो है ऐसे, तो एंगल 90 ना बन गया। करंट एलिमेंट ये हो गया बाहर को, प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर अपना पेन रख लो ऐसे करके, ठीक है ना? आपने पेन खड़ा कर लिया और ये जो डॉटेड वाली लाइन जा रही है इससे एंगल मेजर कर लो। समझ में आया कितना आया? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ? 90। तो 90 कितना होता है? ये थीटा 90 साइन 90 होता है 1। तो ये होगा आइडियल अपॉन r² + a²। समझ में आ गया कि पावर 1। बेटा अंडर रूट खत्म हो गया। अब देखो साइन 5। आपने कहा देखो साइन 5 ये रहा, इस ट्राइंगल में देखो जरा साइन 5 कितना होगा? आपने बोला 5 ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस,
तो आपने कहा जी साइन फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर कितना था ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब 1/2। कोई दिक्कत तो ना। तो बेटा ये पावर 1 है, 1/2 तो कितनी होगी 3/2। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई GL ए अपॉन में ये हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। कोई दिक्कत तो ना। आपने कहा बड़ा अच्छी बात लगी जी मेरे तो। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या चाहिए थे हमारे, आई रखो बाहर, ये सब कुछ बाहर, DL अंदर रहेगा बस, ए भी बाहर, सब कुछ कांस्टेंट है भाई। करंट अपने दिया कांस्टेंट है, ए रेडियस कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो आपने कहा ठीक है। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब तुम खुद सोच के बताओ, लूप है ठीक है, इस लूप का छोटा सा एलिमेंट है DL और इसकी रेडियस थी A। कितनी रेडियस थी A। तो बताना इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई A। बहुत बढ़िया ठीक है भाई। आपने कहा तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। समझ में आ गया। यस सर। अब आपने क्या करना जी, आपने कहा देखो भाई साहब मेरी निगाह से देखना, ये ए है, ये ए है, ये पाई है। तो तुमको नहीं लगता पाई ए स्क्वायर हो गया? आपने कहा बिल्कुल हो गया। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी नेट बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई तो एज इट इज़ रहेगा 2i ठीक है, 2 ये रहा और i ये रहा, और इंटू पाई ए स्क्वायर मतलब एरिया। समझ में आ गया। यस सर। अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। कोई दिक्कत तो ना, क्योंकि हमने मान लिया कि पाई ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिंग। कौन प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा उसके बाद ये तो हो गया, यह है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या करें, करना कुछ नहीं। ये देखो ये आई ए है, दिख रहा ना आई ए। इसका क्या करें, मैंने कहा देखो मैं एक बात लिख सकता हूँ कि 4 n टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न कितने n है तो बी नेट बराबर कितना होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 तो है ही, उसके बाद आएगा NIA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। कोई दिक्कत तो ना। अब ये हमें कौन मिला, निया। कौन मिला? अब इस निया का कंपैरिजन करूँगा मैं किसी से। आपने कहा ठीक है, ज़रा मैं एक बार इसे बंद कर दूँ, हम तुम एक बॉक्स में बंद हो ठीक है, आओ ज़रा। उसके बाद आपने कहा एक बात बताओ ये निया क्या है। मैंने कहा इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले ये बताओ ये ए स्क्वायर अगर मैं रिंग से थोड़ा दूर चला जाऊँ तो आपने कहा फिर तो आपने आर बहुत बड़ा कर दिया और ए को कर दिया छोटा। हाँ ठीक है ना, रेडियस छोटी लगी। तो मैं कहूँ इफ़, क्या कहूँ, इफ़ आर इज़ मच ग्रेटर देन ए, तो नेगलेक्ट कर दोगे किसको, ए को नेगलेक्ट कर दोगे। तो बी नेट बराबर आया म्यू नोट अपॉन 4 पाई, हाँ बेटे 2 इंटू निया, और अपॉन में आया क्या आर स्क्वायर, ए तो 0 हो गया, आर की पावर 3/2, 2 से गया 2, तो देखा जाए तो पावर कितनी बची 3। समझ में आ गई बात तुमको, पक्की बात है ना। आपने कहा ये भी फॉर्मूला बना। यार मैंने एक कंपैरिजन दिखाता हूँ तुमको मैं। ये जो निया है ना, निया, इसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या नाम है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता चला? हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ये भी तो एक्सिस पे निकाल रहे हैं हम। वो होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p/r³। अब जरा मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मानूँ, इसे सेकंड मानूँ, ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो बेटा देखिए ना, ये यहाँ कांस्टेंट हो गया ठीक है, ये यहाँ कांस्टेंट हो गया ठीक है, 2 हो गया r³ हो गया, तो क्या निया। और ये p क्या है, p इज़ द, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या मोमेंट। तो इट मीन्स ये निया क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत तो ना। तो मैंने बोल दिया, तो बी नेट बराबर कितना आ जाएगा, आपने बोला बी नेट बराबर आएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन r की पावर 3 और हियर m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल। मोमेंट। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्लियर है बात? चलो जी ठीक है। अगर किसी में डाइपोल मोमेंट है तो आपने बोला इसका मतलब क्या, कैसे बिहेव करता है, ऐसा डाइपोल। अरे कैसा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका मतलब एक करंट कैरिंग कॉयल, एक करंट कैरिंग कॉइल कॉयल जब डाइपोल मोमेंट रखती है, क्या रखती है? डाइपोल मोमेंट रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ ही एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या करती है? बिहेव करती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब इसमें कितने पोल हैं? दो पोल हैं, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। साउथ पोल। ठीक है ना? ये सवाल बोर्ड में पूछने को आ जाता है कि ये आप आता प्रूफ करो कि कोई भी रिंग या कोई भी करंट कैरिंग लूप कैसे बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आ गई बात तुमको? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो इसमें एक लूप है, करंट है इसमें कुछ ऐसे, किस डायरेक्शन में? आपने बोला एंटी क्लॉक। कौन सा क्लॉक है? एंटी क्लॉक। अब आप एक काम करो, अपनी फिंगर कर्ल कर दो करंट के अलोंग, कर दी राइट हैंड की। थंब किधर आया? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब वर्टिकली अपवर्ड है ना, वर्टिकली आउटवर्ड। तो आपने बोला जो ये बाहर को आया, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हें बाहर को आता हुआ दिख रहा है इस फ्रंट वाले फेस से, तो इसका मतलब फ्रंट फेस, जो फ्रंट वाला है आपका फेस, ये फ्रंट फेस बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। पक्का? अब इस टैब के पीछे जाओ, पेज के पीछे जाओ, तो तुमको फील्ड यहाँ से तो फ्रंट से तो आता हुआ दिख रहा, पीछे से जाता हुआ दिखेगा। तो आपने बोला तो जो बैक फेस है इसका वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ साउथ पोल। आपने कहा ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ एक लूप है उसमें करंट है क्लॉकवाइज, कैसे करंट है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो बताना बेटा, राइट हैंड की फिंगर इसकी तरफ को कर्ल कर दो, तो थंब किधर गया? अंदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। तो तुम्हें फील्ड जाता हुआ दिख रहा, आता हुआ? जाता हुआ। तो इट मीन्स ये जो आपका अब जो फेस है, हाँ कैसे बिहेव करेगा? साउथ पोल। तो जब करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, तो आपको फेस कैसा दिखता है उसका? एज अ नॉर्थ पोल। और जब करंट होता है क्लॉकवाइज तो आपको करंट कैसा दिखता है? ओ सॉरी, उसका फेस कैसे बिहेव करता है? एज अ साउथ पोल। साउथ पोल। बेटा कम से कम 18 मिनट हो गई, बहुत बड़ा लेक्चर बन गया। समझ में आ गया तुमको पूरा? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? रिंग का डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डायग्राम कंफ्यूज करता है, उसके बाद तो सिंपली इंटीग्रेशन है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो जी बहुत बढ़िया।